नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। आज से हम यूपी पीसीएस जिसका एग्ज़ाम 12 जून को होने वाला है, उसके लिए हम घटना चक्र दृष्टि की जो आई वाली आती है उसका करंट अफेयर्स हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। और ये वीडियो कुछ पार्ट में आएंगे और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द 5 से 10 दिन में ये घटना चक्र जो है दृष्टि की आई हम इसको कवर कर लेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट देखेंगे। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए क्योंकि 12 जून के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मुश्किल से 24 से 25 दिन बचा हुआ है। आप इतना फोकस्ड होके आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो तो पढ़िए, लेकिन ये जो आई वाली घटना चक्र है दृष्टि की जो आती है एग्ज़ाम से 15 दिन पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं। 2021 में आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इस बुक से आए हुए हैं। तो चलिए करते हैं आज के सेगमेंट की शुरुआत। तो पहला जो है वो अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 है। अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार की एक अग्रणी पहल है जिसका उद्देश्य देश में नवाचार एवं उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस पहल को सबसे पहले 2016 में स्थापित किया गया था। अटल इंडिया मिशन के तहत ही अटल टिकरिंग लैब कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। ATL यानी कि अटल टिकरिंग लैब देश भर के स्कूलों में स्थापित एक ऐसा वर्क स्पेस है जहां युवा अपने विचारों को एक आकार दे सकते हैं और नवाचार कौशल सीख सकते हैं। तो इसमें जो याद रखने योग्य बात है, ये जो अटल इनोवेशन मिशन है ये नीति आयोग के द्वारा लागू किया गया था और ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। नीति आयोग के द्वारा लागू किया था और ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। और 28 अप्रैल 2022 को अटल न्यू इंडिया न्यू चैलेंज के द्वितीय संस्करण के फेज़ 1 को लॉन्च किया गया है। और अटल न्यू इंडिया चैलेंज 1.0 को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। और अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन की ही एक पहल है, ये हमने पहले देख लिया था। और इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि इस मिशन में 5 मंत्रालयों की भागीदारी को लॉन्च किया गया है। इसमें पहला जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। और इसमें जो है इसके फेज़ 1 में 7 क्षेत्र में विभक्त 18 चुनौतियों पर भी आधारित है ये। और इसके 7 क्षेत्र क्या हैं, ये 7 क्षेत्रों में विभक्त 18 चुनौतियों पर आधारित होगा। ये 7 क्षेत्र हैं, ये 7 क्षेत्र जो हैं, पहला है ई मोबिलिटी, सड़क परिवहन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग यानी कि ई मोबिलिटी, रोड ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैनिटेशन टेक्नोलॉजी, सैनिटेशन टेक्नोलॉजी, सैनिटेशन टेक्नोलॉजी। और उसके बाद फिर है इसमें चिकित्सा यंत्र एवं उपकरण यानी मेडिकल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर। उसके बाद क्या है, अटल इनोवेशन मिशन का जो विस्तार है वो 8 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। और इसके जो लक्ष्य हैं वो 10,000 अटल टिकरिंग लैब की स्थापना करना है, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना करना है, 50 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स की स्थापना करना है और अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करना है। तो ये हो गया अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0। अब अगला है रायसीना संवाद 2022, रायसीना डायलॉग 2022। रायसीना संवाद भारत का प्रमुख वार्षिक जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक सम्मेलन है। यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान करता है। और रायसीना संवाद के पहले 6 संस्करण सफलतापूर्वक 2016, 17, 18, 19, 20 और 21 में आयोजित हो चुके हैं। पहला 2016 में हुआ था और उसके बाद जो हुआ था 2021 में, ये लास्ट था और वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ था ड्यू टू कोविड। उसके बाद फिर जो अगला है याद रखने वाला पॉइंट वो ये है कि 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य रायसीना संवाद 2022 का आयोजन संपन्न हुआ था। यह इस संवाद का 7वां संस्करण था। इस वर्ष इस संवाद का आयोजन इन पर्सन फॉर्मेट में किया गया था। 2021 में यह संवाद कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किया गया था। ये हमने देखा, 2021 वाला हमने देख लिया है, वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ था, वो भी ड्यू टू कोविड रीजंस। अब अगला क्या है इसमें याद रखने वाला पॉइंट, अगला पॉइंट ये है इसमें याद रखने वाला कि इस कार्यक्रम का आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि इस कार्यक्रम का आयोजन निम्न में से
किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन में दे देगा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF एंड विदेश मंत्रालय। तो इस तरह से ऑप्शन आपको दे देगा, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। और 2020 के संस्करण का केंद्रीय विषय जिसका थीम है वो टेरा नोवा इम्पेशेंट एंड इम्परिल्ड था। 25 फिर यूरोपियन कमीशन की अध्यक्षता जो इसकी है उर्सुला वॉन डेरे लेन उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रही थी। और 3 दिवसीय इस संवाद के दौरान 6 थीमेटिक पिलर्स पर कई प्रारूपों में पैनल चर्चाएं आयोजित की गई। ये क्या है? पहला, लोकतंत्र पर पुनर्विचार, व्यापार, तकनीक और विचारधारा यानी रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, ट्रेड, टेक एंड आइडियोलॉजी। दूसरा है बहुपक्षवाद का अंत, एक नेटवर्क वैश्विक व्यवस्था यानी एंड ऑफ मल्टीलेटरलिज्म अ नेटवर्क ग्लोबल ऑर्डर। फिर क्या है? जल कॉकस, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अशांत ज्वार यानी वाटर कॉकस, ट्रुबुलेंट टाइड्स इन द इंडो पैसिफिक। फिर समुदाय इंक, स्वास्थ्य, विकास और गृह के लिए प्रथम उत्तरदाता यानी कम्युनिटीज INC फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू हेल्थ डेवलपमेंट एंड प्लैनेट। उसके बाद फिर अगला है हरित संक्रमण प्राप्त करना, सामान्य अनिवार्य अलग अलग वास्तविकताएं यानी अचीविंग ग्रीन ट्रांजिशंस, कॉमन इंपरेक्टिव, डाइवर्जिंग रियलिटीज। फिर क्या है? सैमसन बनाम गोलियत यानी लगातार और अथक तकनीकी युद्ध। इस वर्ष रायसीना संवाद के साइड इवेंट्स का जो आयोजन हुआ था वो बर्लिन और वाशिंगटन DC में हुआ था। उसके बाद इस रायसीना संवाद में स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्डट, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एंथनी एबॉट की भी उपस्थिति रही। और 2022 के इस संस्करण में 90 से अधिक देशों और बहुपक्षीय संगठनों के 210 से अधिक वक्ताओं ने हिस्सा लिया था। और रायसीना संवाद सिंगापुर के शांगरी ला संवाद से प्रेरित है। और ये जो शांगरी ला जो है ये बेसिकली सिंगापुर का एक होटल है जहाँ पर ये संवाद हुआ था, तो इसलिए इसे शांगरी ला संवाद कहते हैं और ये सिंगापुर से प्रेरित है, पेपर में पूछा जा सकता है। फिर क्या है? अगला है प्रधानमंत्री की जम्मू एवं कश्मीर यात्रा। तो इसमें जो याद रखने वाला पॉइंट है वो ये है कि 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं जम्मू कश्मीर की यात्रा पर रहे। जम्मू एवं कश्मीर के सांबा जिले में स्थित पल्ली पंचायत से उन्होंने देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ रुपए लागत वाली विभिन्न विकास पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और इसी दिन मुंबई में प्रधानमंत्री को भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रदान किया गया। और उसके बाद क्या है? स्मरणीय तथ्य इसका क्या है याद करने वाला जो मेन पॉइंट है एग्जाम पॉइंट से वो ये है कि बनिहाल काजीकुंड सड़क सुरंग, जम्मू एवं कश्मीर में प्रधानमंत्री ने बनिहाल काजीकुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण लगभग 3100 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस सुरंग की लंबाई 8.45 किलोमीटर है। यह सुरंग सड़क मार्ग से बनिहाल एवं काजीकुंडा के बीच की दूरी को 16 किलोमीटर तक कम कर देगी, जबकि यात्रा में लगने वाला समय लगभग 1.5 घंटे कम हो जाएगा। और यह एक दोहरी ट्यूब सुरंग होगी यानी ट्विन ट्यूब टनल है। उसके बाद फिर अगला क्या है? वो है रतले जल विद्युत परियोजना। इसमें क्या है? जम्मू और कश्मीर में प्रधानमंत्री ने रतले जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना की क्षमता 850 यानी 850 मेगावाट है। यह परियोजना किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित की जाएगी। यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। इसका मतलब है कि जहां रिवर के वाटर का नेचुरल फ्लो यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, उसे रन ऑफ द रिवर परियोजना कहते हैं। यानी कि जहां पर रिवर के वाटर का नेचुरल फ्लो हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो हम इसे रन ऑफ द रिवर परियोजना कहते हैं, रन ऑफ द रिवर कहते हैं। फिर आता है क्वार जल विद्युत परियोजना। इसका क्या है मेन याद करने लायक? जम्मू और कश्मीर में प्रधानमंत्री ने क्वार जल विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास किया। इस परियोजना की क्षमता 540 मेगावाट है। यह परियोजना भी किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित की जाएगी। और इस परियोजना मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। और इस परियोजना से प्रतिवर्ष 1975.54 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की संभावना है। वैसे ये 2 पॉइंट याद रखने लायक नहीं है, हम लोगों को यहीं तक याद रखना है कि यह परियोजना किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित की जाएगी। फिर क्या है? दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। इसमें क्या याद रखना है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 3 रोड पैकेजों का शिलान्यास किया है। इसकी लंबाई 669 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कटरा की यात्रा में लगने वाला समय आधा हो जाएगा। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रमुख सिख धार्मिक स्थलों तथा सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब, खडूर साहिब
तरन तारण और कटरा स्थित वैष्णो देवी के पवित्र हिंदू मंदिर को आपस में जोड़ेगा। फिर क्या है, यह एक्सप्रेसवे हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के प्रमुख आर्थिक केंद्रों यथा अंबाला, चंडीगढ़, मोहाली, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, कठुआ और सांबा को भी आपस में जोड़ने का काम करेगा। फिर क्या है, अमृत सरोवर। अमृत सरोवर क्या है, इसमें क्या है, सरोवर का कायाकल्प किया जाएगा। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री ने जल निकायों का कायाकल्प सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमृत सरोवर नामक एक नई पहल का भी शुभारंभ किया। ये इसका मोटिव है। इस पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास एवं कायाकल्प करना है। प्रत्येक अमृत सरोवर का तालाब क्षेत्र न्यूनतम 1 एकड़ होगा। इसकी जलधारा क्षमता जो होगी 10,000 क्यूबिक मीटर होगी। और उसके बाद क्या है, प्रत्येक जिले में न्यूनतम 75 अमृत सरोवरों के साथ देश भर में कुल लगभग 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण या कायाकल्प किया जाएगा। भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स नेशनल यानी बिसाग एन द्वारा विकसित अमृत सरोवर पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का प्रयोग जिलों में मिशन अमृत सरोवर की प्रगति प्रदर्शन का पता लगाने में किया जाएगा। सभी अमृत सरोवरों के निर्माण कायाकल्प को अमृत वर्ष की समाप्ति अर्थात 15 अगस्त 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके बाद क्या है, अमृत सरोवर सतह एवं भूमिगत दोनों पर जल की उपलब्धता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत का पहला, ये याद रखने वाला पॉइंट है, भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में बनकर तैयार हुआ है। ये याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी का है, ये पूछ सकता है। फिर क्या है, अब हम देख लेते हैं पल्ली देश की प्रथम कार्बन तटस्थ पंचायत होगी। इसमें क्या है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा पल्ली पंचायत में 20 दिन के रिकॉर्ड समय में एक सोलर प्लांट की स्थापना की गई है। 500 केवी का यह सौर संयंत्र 6408 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इस प्रकार पल्ली पंचायत भारत सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के अंतर्गत पहली कार्बन तटस्थ पंचायत यानी फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन जाएगी और भारत सरकार द्वारा देश को वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसको देख लेना है ओवरऑल। अब क्या है, हरित हाइड्रोजन संयंत्र। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को असम के जोरहाट में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र यानी प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की है। इसमें जो याद रखने पॉइंट है वो ये है कि इस संयंत्र को 3 माह के रिकॉर्ड समय में शुरू किया गया है। संयंत्र की स्थापित हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 10 किलोग्राम है। संयंत्र से भविष्य में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन 10 किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 30 किलोग्राम प्रतिदिन होने की उम्मीद है। इस संयंत्र द्वारा 500 किलोवाट के सौर संयंत्र द्वारा उत्पन्न विद्युत से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। इस हेतु 100 किलोवाट की अनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का प्रयोग किया जाता है। एईएम तकनीक का उपयोग करने वाला यह भारत का पहला संयंत्र होगा। तो ये याद रखना है। हरित हाइड्रोजन क्या होता है कि हरित हाइड्रोजन हवा या सौर ऊर्जा जैसी अच्छे ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन गैस को कहते हैं। इसमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता है यानी कार्बन का कंपोनेंट इसमें नहीं होगा। इसके अलावा यह जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करेगा। जीवाश्म ईंधन का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसका उपयोग परिवहन, बिजली उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगला है स्मार्ट सिटी शहरीकरण 2022। स्मार्ट सिटीज मिशन एक केंद्र प्रायोजित परिवर्तनकारी मिशन है जिसका उद्देश्य स्मार्ट समाधानों को अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को मूल अवसंरचना, स्वच्छ एवं सतत पर्यावरण आदि उपलब्ध कराने वाले शहरों को बढ़ावा देना है। इसकी जो शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 25 जून 2015 को की गई थी। 18 से 20 अप्रैल 2022 तक सूरत, गुजरात में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन आयोजित हुआ था। सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ मिलकर भारत सरकार के आवासन और शहरी मंत्रालयों के द्वारा किया गया। अब इसमें जो याद रखने लायक पॉइंट है वो ये है कि कार्यक्रम के दौरान शहरी आउटकम संरचना 2022 का विमोचन किया गया यानी अर्बन आउटकम्स फ्रेमवर्क 2022 का विमोचन किया गया। इसमें ईज ऑफ लिविंग, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक, डाटा परिपक्वता और जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन ढांचा शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन और विश्व आर्थिक मंच द्वारा शहरी परिवर्तन पर सहयोग के लिए वर्चुअल हब का शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही शहरों के लिए एकीकृत डाटा पोर्टल एम्पलीफाई लॉन्च किया गया है। तो आपसे पूछेगा कि एम्पलीफाई लॉन्च किया गया है तो ऑप्शन दे देगा स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहरीकरण
में, या फिर तीसरा और कोई दूसरा तीसरा ऑप्शन दे देगा तो आपको स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण 2022 में आपको क्लिक करना है। और कार्यक्रम में इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 के पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। इसमें क्या है, सूरत और इंदौर, सूरत और इंदौर हैं इसमें, यानी आइजैक 2020 में सूरत और इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर, जबकि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये याद रखने वाला पॉइंट है। आइजैक 2020 के तहत विजेता शहरों की सूची ये है, लेकिन ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हमको बस इतना याद रखना है कि 2020 में सूरत और इंदौर सर्वश्रेष्ठ शहर, जबकि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब क्या है, सांबा 100% गोल्डन सेहत कार्ड पंजीकरण वाला पहला जिला बन गया है। इसमें केवल इतना याद रखना है कि अप्रैल 2022 में सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को आच्छादित करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। सांबा जिला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की जम्मू डिवीजन में स्थित है। ये केवल याद रखना है हमें, इसमें और कुछ नहीं याद रखना है। अब क्या है, आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों को बनाया गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश जिला गठन अधिनियम 1974 के तहत एक मसौदा अधिसूचना जारी किया गया था, जिसमें राज्य के वर्तमान 13 जिलों को पुनर्गठित कर जिलों की संख्या को दोगुनी यानी 26 करने का प्रावधान शामिल था। और नए जिलों का सृजन का निर्णय राज्य में बेहतर प्रशासन एवं विकास के उद्देश्य से लिया गया है। अब इसमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि 4 अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में 13 नए जिलों का उद्घाटन किया गया। नए जिलों के उद्घाटन के बाद राज्य में जिलों की कुल संख्या 13 से बढ़कर 26 हो गई है। राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 25 है, और जो 13 जिले हैं वो देख लेने एक नज़र में: पार्वतीपुरम, मान्यम, अल्लूरी सीतारामराजू, अनाकपल्ली, काकीनाडा, कोनसीमा, एलूरू, एनटीआर, पलनाडु, बापटाला, नंदयाला, अन्नामया, श्री बालाजी, श्री सत्य साई। ये 13 जिले इसमें ऐड हुए हैं। और फिर इसमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि इसमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि जनगणना 2011 के अनुसार प्रत्येक जिले में लोगों की औसत संख्या 38.15 लाख थी नए जिलों के गठन के पहले, और 13 नए जिलों के गठन के बाद यह संख्या घटकर 19.07 लाख प्रति जिला हो गई है। अब अगला क्या है, नागालैंड जो है देश की पहली कागज रहित विधानसभा बना है, यानी कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन डिजिटल विधानसभाओं को मूर्त रूप देने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं की कार्य प्रणाली को कागज रहित बनाना है। इस एप्लीकेशन का विकास एक देश एक एप्लीकेशन यानी वन नेशन वन एप्लीकेशन की परिकल्पना पर आधारित है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही योजना है। ठीक है, अब इसमें याद ये रखना है कि 19 मार्च 2022 को नागालैंड विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित यानी पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। नागालैंड विधानसभा ने यह उपलब्धि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा को पूर्णतः लागू कर प्राप्त की है। नागालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट या ई बुक को संबद्ध किया गया है, और इस प्रकार अब नागालैंड विधानसभा के सदस्य गठन की कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग कर सकेंगे। और भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत नेशनल ई विधान एप्लीकेशन एक ई प्रशासन परियोजना है। इसका उद्देश्य जो है वो राज्य विधानसभाओं को कागज रहित ई विधानसभाओं में परिवर्तित करने के माध्यम से डिजिटल हाउस के दृष्टिकोण को साकार करना है। और एक बात, जो आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों को जो बनाया गया है वो नोटिफिकेशन एक आया था, द आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन एक्ट 1974, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री वाइज ब्रेकडाउन होगा इसका, तो ये याद रखना है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब क्या है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021। इसमें आपको ये देखना है कि स्कॉच समूह नई दिल्ली स्थित भारत का एक अग्रणी थिंक टैंक है। ये नई दिल्ली में है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड जो है ये स्कॉच ग्रुप नई दिल्ली में है और भारत का एक थिंक टैंक है। ये जो है समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ सामाजिक आर्थिक मुद्दों से संबंधित क्षेत्र में कार्य करता है। स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट इस समूह द्वारा जारी की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है जो भारत के विभिन्न राज्यों में परियोजना आधारित परिणामों का अध्ययन करती है। इसमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि 10 मार्च 2022 को स्कॉच समूह द्वारा स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021 जारी किया गया। इस रिपोर्ट में राज्य, जिला तथा नगर निगम स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में प्रदर्शन के अनुसार राज्यों को रैंक प्रदान की गई है। इसके बाद क्या है, राज्यों को 4 श्रेणियों यानी स्टार, परफॉर्मर, कैचिंग अप और अदर स्टेट्स में विभाजित किया गया है। और इसमें क्या है, जो शीर्ष 5 राज्य जो हैं उनको स्टार्स
के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र 2021 में स्टार राज्य हैं। लगातार दूसरे वर्ष आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। फिर क्या है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम तथा हिमाचल प्रदेश परफॉर्मर्स का दर्जा दिया गया है इनको। और 2021 में उत्तर प्रदेश 7वें स्थान और 2020 में 6ठे स्थान पर था इसमें। फिर क्या है, कैचिंग अप श्रेणी में क्रमशः बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर यानी यूटी और छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान भी शामिल है। अब क्या है, राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव 2022 आयोजित हुए थे, जिसमें क्या है कि भारतीय संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यकाल, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार और शक्तियों आदि का प्रावधान है। अनुच्छेद 168 के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य का राज्य विधानमंडल होता है, जो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनता है। और कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद के साथ द्विसदनीय व्यवस्था भी मौजूद है। इसके साथ ही संविधान में विधानसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 500 और निम्नतम 60 तय की गई है। हालांकि सिक्किम, मिजोरम और गोवा इस प्रावधान के अपवाद हैं। अब इसमें जो हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है वो ये याद रखना है कि पंजाब 10 मार्च 2022 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए थे। 5 राज्यों में पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। 15वीं पंजाब विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति जो थी 23 मार्च 2022 निर्धारित थी, जिसके चलते 20 फरवरी 2022 को राज्य में एक चरण में चुनाव संपन्न हुआ। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 117 है। राज्य में आम आदमी पार्टी ने 42.01 के मत प्रतिशत के साथ 117 में से 92 सीटें हासिल की हैं। और 16 मार्च 2022 को भगवंत मान यानी आम आदमी पार्टी ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जो 2 राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों दिल्ली एवं पंजाब में सत्तारूढ़ है। और फिर अगली है गोवा। इसमें याद रखना है कि 14 फरवरी 2022 को गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों हुई तो चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव परिणामों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 33.31% के साथ सर्वाधिक 20 सीटें जीतने में सफल रही। और 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर क्या है उत्तराखंड में विधानसभा के गठन हेतु राज्य में 14 फरवरी 2022 को फर्स्ट फेज में एक ही चरण में चुनाव संपन्न हुआ। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 70 है। चुनाव परिणामों के अनुसार राज्य में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक 47 सीटें जीतने में सफल रही। और 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब अगला है मणिपुर में क्या है, राज्य में नई विधानसभा के गठन हेतु चुनाव 2 चरणों में 28 फरवरी 2022 एवं 5 मार्च 2022 को संपन्न हुआ। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है। चुनाव परिणामों के तहत राज्य में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक 32 सीटें जीतने में सफल रही। इसके बाद क्या है, इसमें 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह ने लगातार दूसरे कार्यकाल है तो मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर यूपी की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। यूपी में 18वीं विधानसभा है तो चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक 7 फेजेज में संपन्न हुए। और 17वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 14 मई 2022 निर्धारित थी। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 403 है, जिसमें 84 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने 41% मत के साथ 403 में से 255 सीटें हासिल की। और साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा ने 2,14,835 मतों के अंतर से सीटें जीती, ये रिकॉर्ड है। फिर क्या है, हरचंदपुर रायबरेली से राहुल राजपूत 25 वर्ष सपा से और सैयदपुर गाजीपुर से अंकित भारती 25 वर्ष सपा 18वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक हैं। इसके साथ ही आजमगढ़ जिले की निजामाबाद सीट से जीते आलम बदी 86 वर्ष जिनकी उम्र है, सबसे बुजुर्ग विधायक हैं। और उत्तर प्रदेश में अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण करने वाले योगी आदित्यनाथ राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं। ये याद रखने वाला पॉइंट है। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। ये हम देखेंगे अगले सेशन में पार्ट 2 में, क्योंकि अगर हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा और एक वीडियो को इतनी देर देखना पॉसिबल नहीं है। तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए और धैर्य के साथ पढ़िए और जितना पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इस रिवीजन करने से करंट अफेयर्स आपको जो है याद हो पाएगा।
और अगर आप ये सोचेंगे कि करंट अफेयर्स की बुक्स खरीद ली हैं और उनको अपने पास रख लिया है या कहीं से पीडीएफ मिल गया है, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लिया है, तो उसको रखने से कुछ नहीं होना है। आपको इस करंट अफेयर्स को पढ़ने के बाद वीडियो देखना है, फिर इसको रिवाइज करना है। और मैं इस बुक का जो इंपॉर्टेंट मैंने सेगमेंट अंडरलाइन किया हुआ है, या तो आप इस वीडियो के साथ आपके पास बुक है तो उससे आप मैच करते हुए उसको अंडरलाइन कर लीजिए, या तो मैं अभी अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में इसका पीडीएफ और वीडियो को हम पिन कमेंट कर देंगे, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और अपने पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद अपने बुक में निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को फिर से देखिएगा, एटलीस्ट इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा और 2 से 3 बार देखने पर आपको इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की क्लियरिटी मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको इन फैक्टर्स में से कौन कौन से फैक्टर याद करने हैं। अब जैसे जो मेजर पोर्शन में हमारे ईयर दिए हुए हैं उनको याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें केवल मेन पॉइंट याद रखना है। और जहाँ पर यूपी जहाँ पे आया है, यूपी का जो मुद्दा जहाँ पे आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि करंट अफेयर्स में यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये अब तक के इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग अभी तक इस दृष्टि घटना चक्र जो आई वाली आती है उसको कवर नहीं कर पाए हैं, उनको कवर करने में हेल्प होगी और उनका करंट अफेयर सेगमेंट मजबूत होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी यूपीएससी का ही एस्पिरेंट हूं, मैं भी लगातार अटेम्प्ट कर रहा हूं, और ये जो मैंने आपको दिया है ये अपने अनुभव से दिया है, अपने एक्सपीरियंस से दिया है। मैं चाहता तो इसका नोट्स बना सकता था, लेकिन इतना समय नहीं है कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा के फिर उसका वीडियो बनाऊँ और उसके बाद फिर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊँ, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है। तो मैंने बुक में ही अंडरलाइन कर दिया इंपॉर्टेंट सेगमेंट को, आप भी बुक में ही अंडरलाइन करिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में। और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं इस वीडियो में पिन कर दूंगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल लिंक को आप प्रेस करिएगा, आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे, वहाँ से इस पीडीएफ को और इस वीडियो को आप देख सकते हैं, और डायरेक्टली यूट्यूब से भी आप दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन थैंक यू, टेक केयर।